एक व्यक्ति होटल में ठहरा हुआ था। होटल में वो एक कमरा लेता है और कमरा लेते ही वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। कहता है कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे वापस आना है, क्या तुम पैसे दे सकते हो? दोस्त ने पैसे डाले। अब यहाँ पर जब रात होती है, रात होने के बाद वो जैसे ही सोता है उस कमरे में, तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। आहट थोड़ी सी फुसफुसाने की है, शायद कोई कुछ बोल रहा है। तभी एक महिला जो काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उसका चेहरा और ये इस व्यक्ति की जानकार महिला है, और ये महिला अब बहुत ही डरावने चेहरे में इसके पास आती है और इसके सीने पर बैठ जाती है। एक ही सवाल करती है, न्याय कब होगा? तुम कैसे इतने शांत रह सकते हो? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जीने नहीं दूंगे, तुम्हें भी मरना होगा। जिस तरह से मैं भटक रही हूँ उस तरह से तू भी भटकेगा। अब यहाँ पर एक और आपको बड़ी बात बना दूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा भूत प्रेत नहीं होते। भारत के कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भूत या प्रेत होते हैं, और ना ही कानूनी व्यवस्था की तरफ से इन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन कुछ केस, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें झंझोर कर रख देती हैं। वो सच चीख चीख कर कहती हैं। मैं आज आपसे कहूं कि पुलिस वालों के सामने मुजरिम को एक महिला की आत्मा लाकर खड़ा कर देती है, तो आप क्या इस बात पर यकीन करोगे? सच्ची घटना है, अखबार खंगाल कर देख लीजिएगा, या आप 2010 को ढूंढ लेना। कहानी की शुरुआत करती हूँ आप लोगों के सामने बेंगलुरु से। दोस्तों, बेंगलुरु की एक कहानी है जहाँ पर एक पति पत्नी रहते हैं। पत्नी का नाम जानकी होता है और पति का नाम अमृत होता है, अमृत रॉय। अमृत रॉय जानकी को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि बस मैं आपसे क्या कहूँ, वो अपनी पत्नी की खुशियों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पीछे से ये लोग दार्जिलिंग के रहने वाले थे, दादरिंग भी कहते हैं, दार्जिलिंग कुछ इस तरह का नाम, और ये बेंगलुरु में 2010 में आते हैं। दोस्तों, ये 2010 में ये बेंगलुरु में आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इनके आस पड़ोसी बनते हैं। अमृत है जो एक ऑफिस में काम करता है। यहाँ पर जानकी जो होती है वो दूसरों के घरों में काम करती है, अपने पति का हाथ बटाती है। इन दोनों ने एक गाड़ी भी खरीदी है, सेकेंड हैंड गाड़ी है, और यहाँ पर अमृत ने अपनी पत्नी को ये गाड़ी गिफ्ट की है। जानकी जो होती है उसका एक भाई होता है संतोष, जो कि दार्जिलिंग में ही रहता है। यहाँ पर ये परिवार जितना खुश था शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक काला दिन आता है। काला दिन 9 फरवरी 2010 की तारीख आती है। 9 फरवरी 2010 को यहाँ पर एक पुलिस चौकी यानी एक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन होता है, बेंगलुरु पुलिस। और यहाँ पर राजेश उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं, राजेश इंस्पेक्टर। बाकी और कर्मचारी होते हैं, डीजी या बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर आते हैं, क्योंकि पिछली जो फाइलें हैं या जो और चौकियों में या पुलिस चौकियों पर काम किया है उनको पुलिस वालों को सम्मानित करना था, यानी उन लोगों ने अच्छा काम किया है, इसी तरह से इस स्टेशन में काम करना। लेकिन दोस्तों, 9 फरवरी 2010 को यहाँ पर जो अगरा लेक है, अगरा लेक के पास एक शरीर मिलता है मरा हुआ, और आप यकीन नहीं मानोगे वो शरीर कौन था। वो शरीर दरअसल यहाँ पर अमृत रॉय था। अब ये शरीर जब मिलता है तो उसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था उद्घाटन का, आज कोई भी केस नहीं लेना था, लेकिन उसी पुलिस चौकी में एक फ़ोन पहुंचता है और राजेश इंस्पेक्टर को पता चलता है कि अगरा लेक जो है उसके पास किसी का शव पड़ा हुआ है। दोस्तों, पुलिस को जब ये बात मिलती है तो वो बड़े थोड़े से परेशान हो जाते हैं। आप कहोगे परेशान क्यों है, पुलिस वालों का काम है। दरअसल आज उस पुलिस चौकी में जो काम चल रहा था, यानी जो उद्घाटन चल रहा था, आज ये सारी चीज़ें नहीं होती तो अच्छा था, लेकिन पुलिस चौकी का पहला काम शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर राजेश इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप इस उद्घाटन को जारी रखिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर वहाँ पर हम नहीं गए तो बहुत सारी बातें बनेंगी, मीडिया बातें उठाएगा। और एक पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य मानते हुए उस अगरा लेक के पास पहुंचता है, और वहां पर जाकर जब देखता है तो इस व्यक्ति का बहुत बुरा हशन किया गया था। इसके गले तक से लेकर मैं आपको क्या बताऊं, मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही भयावह होती हैं।
अब बात यहाँ पर पुलिस वालों के सामने होती है। मैंने तो आपको सीधा सीधा बता दिया कि जानकी पति पत्नी होते हैं, लेकिन अब पुलिस वालों को क्या पता कि ये व्यक्ति कौन है। इसके शरीर से थोड़ी दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी। अब पुलिस वाले तहकीकात करते हैं तो पता नहीं चलता है, सबका पंचनामा कर दिया जाता है, उस गाड़ी को भी कब्जे में लिया जाता है, आसपास पूछा जाता है। अब पुलिस वाले यहाँ पर एक जाँच पड़ताल करते हैं कि भाई जो गाड़ी का नंबर है इससे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। तहकीकात करे तो किसी ने उस गाड़ी या उस सब के बारे में हामी नहीं भरी। दोस्तों, जब इस पुलिस वाले इस गाड़ी का नंबर निकालते हैं जो कि सेकंड हैंड गाड़ी थी, तो इसके मालिक का पता चलता है, जो कि यहाँ पर बेंगलुरु में एक कोरामंगला इलाका होता है, जहां पर इस गाड़ी को बेचने वाला व्यक्ति रहता है। अब पुलिस उस व्यक्ति के पास जाती है और उस व्यक्ति से जाकर कहती है, इस गाड़ी की पूरी जांच पड़ताल करके उसके सामने रखती है, कहती है कि इस गाड़ी को तुमने कब बेचा था। तभी ये कहता है कि साहब, इस गाड़ी को तो मैंने 6 महीने पहले बेचा था। किसको बेचा था? दरअसल इस गाड़ी को जिसको बेचा गया था वो थी एक महिला, जो कि जानकी थी। अब जानकी कौन थी? दोस्तों, जब जानकी के बारे में ये लोग बताते हैं, यानी ये जो व्यक्ति जो इस इलाके में रहता है, तो पुलिस इससे पूछताछ करती है, भाई तुम्हारे पास कुछ लिखित रूप में कोई पता या ठिकाना होता है? तो यहाँ पर इस जानकी नाम की महिला का ठिकाना मिल जाता है। दोस्तों, जब जानकी के घर जाया जाता है, क्योंकि अगर गाड़ी जानकी की है तो ये शायद व्यक्ति भी जानकी का ही होगा, मैंने तो आपको बता दिया। अब पुलिस वहां पर जाती है तो जानकी के घर का ताला बंद था और पुलिस वहां से वापस लौट आती है। अब पता चलता है इन कागज़ों के जरिए ही कि जानकी का पति अमृत रॉय था। यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। अब पुलिस के दिमाग में एक बात आती है कि जानकी अपने पति को मारकर कहीं फरार हो गई है। ये पुलिस का सोचना होता है। कई दिन निकल जाते हैं, यहाँ पर यानी 5 से 6 दिन निकल जाते हैं, लेकिन इस केस पर कोई भी कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर जो इस पूरी चीज़ों का कहते हैं कि निर्णय ले रहे थे, यानी कहते हैं कि क्या हुआ आज इस केस में, क्या नया हुआ, कुछ मिला या कुछ सुराग नहीं मिला, वो पूछते हैं। तभी कहते हैं कि जानकी के घर पर तो ताला लगा हुआ मिला है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि चलो रात के वक्त चलते हैं, शायद रात के वक्त घर में आई हो। तभी यहाँ पर ये सभी लोग जाते हैं, पुलिस वाले, जिसमें राजेश इंस्पेक्टर भी होते हैं। पूरी पुलिस चौकी जाती है वहाँ पर दोस्तों, जांच पड़ताल करती है, लेकिन अब भी वो गेट ऐसे ही बंद थे। लेकिन तभी राजेश इंस्पेक्टर उस गेट पर हाथ रखकर खड़ा होते हैं, और जैसे ही वो हाथ रखकर खड़ा होते हैं वैसे ही वो गेट खुल जाते हैं अपने आप। यानी वो गेट ऐसे भिड़ रहे थे कि बाहर से देखने में लग रहा था ताला था, लेकिन वो गेट खुल जाते हैं। जब वो गेट खुलते हैं और उसके अंदर जब ये पुलिस वाले जाते हैं तो वहाँ पर बदबू और बहुत बुरी हालत थी। जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक महिला मृत पड़ी हुई थी ज़मीन पर, घर पूरा बिखरा हुआ था। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और एक पल में ही समझ आ जाता है कि जिस जानकी को हम यहाँ पर मुजरिम समझ रहे थे, दरअसल उसके साथ ही कोई खेला खेल गया है। अब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों, जानकी के बारे में पता चला, उन पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी कहते हैं ये तो बहुत अच्छे थे, आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब जानकी के मायके वालों का पता लगाया जाता है। एक पड़ोसिन से पता चलता है कि जानकी का एक भाई जिसका नाम संतोष है, संतोष का नंबर भी मिल जाता है जानकी और यहाँ पर इसके पति अमृत रॉय के, यानी फ़ोन खंगाले जाते हैं। जब फ़ोन में नंबर मिलता है तो संतोष के पास फ़ोन किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी तो निश्चिंत होना था, ये भी तो जानना था कि ये सच में ही जानकी और अमृत ही थे या कोई और था, वो दोनों कहीं और फरार हैं। जब यहाँ पर जानकी का भाई संतोष आता है और अपनी बहन और जीजा को देखता है तो वो एकदम से धड़ाम ज़मीन पर गिर जाता है। साहब, ये तो मेरी बहन है, ये मेरे जीजा हैं, इनके साथ क्या हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों किया? पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो पता चलेगा, लेकिन ये हमें भी नहीं पता चल रहा कि क्यों किया, लेकिन आपको तो जवाब देंगे, आपको तो देना है, सच हम जरूर सामने लेकर आएंगे। इसके बाद जो होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं सच की तलाश में ढूंढते हैं। अब अंतिम संस्कार होना था दोनों पति पत्नी का, तो इन दोनों को एक ही चिता पर पुलिस की निगरानी में, और जो पड़ोसी होते हैं जहां पर जानकी जिन घरों में काम करती है वो लोग और जानकी का भाई, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तभी पुलिस वालों ने एक काम किया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम सभी पड़ोसी हो, जानकार हो, कोई ऐसा वीक पॉइंट बताओ जहां से ये पता चले कि इनके साथ ऐसा क्यों किया और क्यों किया गया। दोस्तों, तभी बहुत देर तक यहाँ पर सब मौन रहते हैं, लेकिन तभी एक मकान मालकिन बात करती है और एक पड़ोसन बोलती है, कहती है कि जानकी का एक भाई था जिसका नाम प्रदीप है,
जानकी के साथ इतना बुरा हो गया, उसका पति इस दुनिया से चला गया। जानकी उसे राखी भी बांधा करती थी। वो जानकी के मायके का था, जिसे संतोष भी जानता है, जो संतोष सगा भाई है। वो इतनी बड़ी खबर सुन के कैसे रह सकता है? वो क्यों नहीं आया? साहब, हमें तो उसमें कुछ काला लग रहा है। पुलिस यहाँ पर सावधान हो जाती है। पुलिस सावधान हो जाती है कि बात तो ये महिलाएं सही कह रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर संतोष का फोन जो बंद पड़ा था 1 हफ्ते से, वो एकदम से चालू हो जाता है। और वो फ़ोन जब चालू होता है तो उसकी छानबीन शुरू, और जिसमें सबसे पहला नंबर प्रदीप का ही होता है। प्रदीप का नंबर होता है और प्रदीप के नंबर के ज़रिए यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है कि उस प्रदीप की पूरी जांच पड़ताल जब निकाली जाती है तो प्रदीप के 4 दोस्तों का नाम आता है, जिनमें से एक संतोष छपरी था, एक प्रीतम था, 2 अन्य दोस्त और थे जिनके बारे में पुलिस को शक होता है। शक क्यों? क्योंकि प्रदीप के नंबर से लगातार इन 4 लोगों से लगातार बातें चल रही थी और पैसे का आना जाना लग रहा था, यानी इनसे बातें चल रही थी। हालांकि उस समय इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि क्यों इनसे बात चल रही थी। तो पुलिस ऐसे ही संतोष छपरी को एक मतलब कि गिरफ्तार करती है, क्योंकि 4 लोग ही उस समय आपस में इतनी बातें क्यों कर रहे थे, वो भी लड़के दोस्त। इन चारों को धीरे धीरे पुलिस गिरफ्तार करती है। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि पक्का इन्होंने ही कुछ किया है, तभी पुलिस एक दाव पेच खेलती है। पुलिस वाले यहाँ पर जो ये संतोष छपरी है, इससे कहते हैं कुछ और, दूसरे से कहते हैं कुछ और, तीसरे से कहते हैं कुछ और। यहाँ पर आपस में इन सबको और इन सब के बयान मैच नहीं हो रहे थे। तभी इनमें से जो प्रीतम होता है वो कमज़ोर पड़ता है, और कमज़ोर होते हुए वो एक कड़ी खोलता है। कहता है कि साहब, ये हमारा किया धरा नहीं है, ये जो कुछ भी किया धरा है ये यहाँ पर प्रदीप का है। प्रदीप ने ही सब कुछ किया है, उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। पुलिस वाले कहते हैं कि कैसे क्या हुआ, हमें विस्तार से बताओ। जब ये कहानी सामने आती है तो बहुत ही भयानक कहानी होती है। यहाँ पर ये कहते हैं, जो 4 दोस्त होते हैं अब तो एक तरह बोलने लगते हैं, एक तरफ बोलते हैं। कहते हैं कि साहब, प्रदीप मुँह बोला भाई था, और प्रदीप का यहाँ पर अमृत भी बहुत अच्छा दोस्त था, एक ही गांव के थे। ये आपस में इनकी बहुत बनती है, लेकिन प्रदीप मन ही मन अमृत से जरा करता था, यानी जलन थी। अमृत जो यहाँ पर आकर जिसने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी और वो बेंगलुरु में एक प्लॉट लेने की बात कर रहा था, उसके पास 10 लाख रुपए थे। ये बात यहाँ पर अमृत जो है वो यहाँ पर प्रदीप यानी मुंह बोले उसकी पत्नी के भाई से साझा करता है। जैसे ही प्रदीप को ये बात पता चलती है, साहब वो आग बबूला हो जाता है कि मैं यहाँ पर आकर कामयाब नहीं हो पाया और ये इतना कैसे कमा लेता है, जबकि मैं इसकी ही तरह नौकरी करता हूँ। इस बात से वो बहुत जलता है और वो पैसे उसकी आंखों में चमक उठते हैं, क्योंकि 2010 में 10 लाख रुपयों की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये आप लोग भी समझते हैं। अब यहाँ पर प्रदीप को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। 8 तारीख से पहले उसने सभी चीज़ों का 8 फरवरी से पहले सभी चीज़ों की प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत उसने अपने 4 दोस्तों को शामिल किया और कहा कि हमें इस अमृत को रास्ते से हटाना है, 10 लाख रुपए मिलेंगे। 4 दोस्तों को लालच आता है। ये यहाँ पर अमृत के घर जाते हैं। अमृत के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, जहाँ पर जानकी पहले से ही जानती है तो भैया कहकर बुलाती है। तभी वो कहते हैं कि दीदी तुम अमृत को मेरे पास भेज दो, मुझे कुछ काम है। अमृत इसके साथ आता है और जाकर गाड़ी में ही उसी की गाड़ी ले जाते हैं अमृत की, और उस गाड़ी में ही अमृत को इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है। इसके बाद ये लोग कहते हैं, जो 4 और दोस्त होते हैं, भाई पैसे। इसने कहा कि अब इस सब चीज़ों के लिए जानकी को भी इस दुनिया से दूर भेजना है। तभी यहाँ पर प्रदीप घर आता है, फिर दरवाज़ा खुलवाता है। कहता है कि बहन भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, यानी तुम्हारे पति को लाइसेंस नहीं है, जल्दी से मुझे ला कर दे दो। जैसे ही वो अलमारी की तरफ घूमती है और वहाँ उसका लॉक खोलती है, वैसे ही ये मुँह बोला भाई जिसे राखी भी बांधा करती थी, वो पीछे से गर्दन पकड़ता है और भीजता ही चला जाता है। और इस महिला बहुत कोशिश करती है, 4 लोग और आते हैं और अकेली महिला 5 लोगों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है। वो झटपटाती है और उसके पैर झटपटाने से बंद हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती।
अब यहाँ पर दोस्तों से पूछा जाता है कि ये सब कुछ करने के बाद क्या किया, तो इन लोगों ने कहा कि हमने पूरे घर को तहस नहस किया। उस घर से उस 10 लाख रुपए को निकाला क्योंकि कैश का बहुत चलन था। सोना चांदी उसका लिया क्योंकि जानकी के गले में एक चैन थी, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था जो यहाँ पर अमृत था, और यहाँ से लेकर ये सभी लोग इधर उधर फरार हो जाते हैं। इसके बाद साहब हमें नहीं पता यहाँ पर प्रदीप कहाँ पर है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं, प्रदीप जो होता है उसी दिन जिस दिन ये काम करता है पैसों को लेकर फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो चेन्नई पहुंच जाता है। पहुंचकर वहां पर वो एक होटल लेता है। होटल लेने के बाद उसके पास 7 गतिविधियां बदलने लगे थे। वो जैसे ही अपनी पलकें झपकाता है वैसे ही उसके सामने वो मरी हुई जानकी खड़ी हो जाती है। जानकी बार बार फैले हुए बाल, बिखरे हुए बाल, बुरा सा चेहरा और बहुत ही बुरी लग रही थी। बार बार एक ही बात कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, क्या वजह थी, पैसे, क्यों मारा, मुझे जवाब चाहिए। वो इतना इसके पीछे लग जाती है कि जब भी प्रदीप सोता है तभी वो इसके पास आती है। अब तीसरे चौथे दिन तो वो इसके सीने पर बैठती है और इसे मारने भी लगती है, कुछ चोटें भी इसको वो पहुंचाती है। जब इन सारी चीज़ों को ये डरता हुआ प्रदीप देखता है तो एक दिन ये ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है, लेकिन कुछ भले लोगों ने इस मुजरिम को वहां से भी बचा लिया। यानी प्रदीप को जानकी जो है वो मरने के बाद इतना परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है कि वो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजना चाहता है। हमेशा उसके कानों में जानकी की आवाज़ गूंजती है, हमेशा वो उसके कदम से कदम मिलाकर चलती है और कहती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो तुम्हें भाई माना। जब इस तरह की बातें होती हैं तो यहाँ पर प्रदीप एक फैसला लेता है। पुलिस वालों को कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। प्रदीप जो होता है वो खुद ही बेंगलुरु की तरफ रवाना हो जाता है क्योंकि जानकी ने उसे सोने ही नहीं दिया था। जानकी ने उसको बिस्तर पकड़ने ही नहीं दिया था, उसे घसीट कर नीचे गिरना, उसे डराना, होटल में अजीब अजीब आवाजें, ट्रेन पर तुम मर सकते हो, तुम कर सकते हो, यानी वो उसे मजबूर कर रहे थे। ये कोई दिमाग की उपज नहीं है, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। ये वो सच्ची घटना है जिसे बेंगलुरु पुलिस आज भी याद करती है। राजेश इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का पहला ऐसा केस है जहां कानून में जगह नहीं है, लेकिन हम डर जाते थे जब इससे सुनते थे। दोस्तों इसके बाद जो प्रदीप है वो डरा हुआ और दिमागी उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो खुद पुलिस वालों के सामने आता है और कहता है कि साहब मुझे जानकी से बचाओ, जानकी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, वो मुझे मार देगी, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी, साहब मेरी मदद करो। इस तरह की बातें करते हैं तो लेकिन कानून में कोई जगह नहीं है। कहते हैं जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पुलिस चौकी के अंदर भी या सलाखों के पीछे भी जानकी नजर आती थी और मुस्कुराते हुए कहती थी कि तेरा भला नहीं होगा कई जन्मों तक। तो यहाँ पर एक बात बनती है, एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मा जरूर होती हैं, किसी को ज़्यादा, अब कई तरह के लोग होते हैं। एक बात मैंने बोली, बहुत लोगों को अच्छी लगी लेकिन बहुत लोगों को बुरी भी लगी। तो ऐसा ही आत्मा के रूप में होता है। बहुत सारी आत्माएं आत्मा के रूप में यानी भूत बनकर नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी बदले की भावना में या उनके मन में जो चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि बहुत आत्माएं इसको विधि का विधान समझकर आगे पड़ाव पार करती हैं, लेकिन बहुत सारी आत्माएं पीछे मुड़ जाती हैं, कहती है कि हमें बदला चाहिए, उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो जो क्राइम करने वाले हैं ना, जो सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हकीकत में होती हैं। आप कहीं ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए किसी के साथ, क्योंकि जान बहुत कीमती है। किसी का जीवन समाप्त करना सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप है। क्या आपको जानकी की आत्मा पर भरोसा है? ये सच्ची घटना बेंगलुरु की है, एक महिला की है जिसकी सपनों की दुनिया थी, लेकिन उसकी सपनों की दुनिया को उजाड़ कर एक राक्षस भाई, जिसे कंस भी कह सकते हैं, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो भी आत्मा रूपी शरीर में उसे छोड़ती नहीं है। ये वो आत्मा की घटना थी जो झंझोर कर रखती है। क्या आपको इस घटना से कैसा लगा? जब उसने डराया तो क्या बीती होगी? वो उसके ऊपर बैठने लगी थी, उसको मारने लगी थी। अगर वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता तो शायद कुछ दिन में प्रदीप जो है अपने आप को इस दुनिया से दूर कर लेता, क्योंकि एक बार वो कोशिश कर चुका था, लोगों ने उसको बचा दिया था। उसे होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो जाता है बेसुध और ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन लोगों ने उसे खींचा, तब वो एकदम होश में आता है। तो डरना ज़रूरी है, डर जाइए, आपको डर लग सकता है। जो भी राय है राय लिखकर जरूर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।